हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। और फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। यहाँ से फ्रेंड्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, चाहे वो किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। और स्पेशल क्लास है ये डब्ल्यू के एग्ज़ाम के लिए, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र के लिए, शुगर केन सुपरवाइज़र के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन कंपटीशन की कोचिंग करना चाहते हैं एग्रीकल्चर और बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो आइए लेट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और सभी को बताना चाहूँगा कि एक कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ एपीकल्चर। तो एपीकल्चर, एपी का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है और कल्चर मीन्स क्या होता है, तो वो बात करेंगे। कल्चर मीन्स होता है एक तरह से प्रोड्यूस करना। एपी का मतलब होता है बीज, ठीक है। एपिस का मतलब बी यानी मक्खी। तो जो मधुमक्खी होती है, तो वो एक तरह का इंसेक्ट होता है, ठीक है, याद रखना, वो इंसेक्ट होता है, वो कीट होता है। तो वो हनी का प्रोडक्शन करता है। चलते हैं आगे। सबसे पहले बात की जाए कि एपीकल्चर कहाँ पर स्टार्ट किया गया, कौन एपीकल्चर को स्टार्ट किया। तो यहाँ से एक ही पॉइंट याद रखेंगे आपकी, इजिप्ट वासी जो थे, इजिप्ट के लोग जो थे, उन्होंने सबसे पहले मधुमक्खी पालन की तरफ यानी एपीकल्चर की तरफ अपना जो है मोटिवेशन दिया था। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बी कीपिंग, यानी कि अगर आपको एपीकल्चर कर रहे हो तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देयर आर 3 मेन एडवांटेज ऑफ बी कीपिंग। यहाँ पर बी कीपिंग के 3 एडवांटेज हैं। सबसे पहला तो वो हमें हनी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड हनी। तो हनी क्या है, एक वैल्यूटेबल न्यूट्रिशनल फूड है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हनी के अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पर है प्रोवाइड बी वैक्सेस, यानी विच हैज़ मैनी यूजेज इन इंडस्ट्री। तो बीज वैक्सेस यानी कि इससे मोम भी प्राप्त होता है, तो जो कि इंडस्ट्री में अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपकी कैंडल हो गई, ठीक है, जैसे कि कुछ सॉलिड चीज़ बनानी है तो उसके लिए भी हम बी वैक्स का यूज़ करते हैं। नंबर 3, हनी बीज आर एक्सीलेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। तो याद रखना कि हमारी क्रॉप्स के पॉलिनेशन के लिए, यानी कि पॉलिनेशन आप सभी जानते हैं कि जब एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन पहुँचते हैं तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छे पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी एग्रीकल्चर की ईल्ड को बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतने ज़्यादा फ्लावर्स बनेंगे और उतने ज़्यादा फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर ईल्ड बढ़ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं स्पीसीज़ ऑफ हनी बी, यानी हनी बी की स्पीसीज़ कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। तो पॉइंट याद रखना, हनी बी की 4 कॉमन स्पीसीज़ होती हैं। ये है नोट करने का पॉइंट, हनी बी की 4 कॉमन स्पीसीज़ होती हैं, जिसमें सभी में एक सिंगल जिनस होता है जिसका नाम है एपिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक फर्स्ट कॉमन बी, एपिस डोरसेटा। तो एपिस डोरसेटा एक रॉक बी है, ठीक है, इसे रॉक बी के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट हनी बी, प्लीज़ नोट डाउन द पॉइंट। ये एक लार्जेस्ट हनी बी है। क्या करती है, अपना कॉम्ब कहाँ बनाती है, बिल्ड सिंगल लार्ज ओपन कॉम्ब। तो ये भी पॉइंट याद रखना, ओपन कॉम्ब बनाती है। हाई ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड रॉक्स, चट्टानों पर और ट्री पर क्या करती है, अपना कॉम्ब बनाती है। प्रोड्यूस करती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी, सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है ये। बट दिस बी इज़ डिफ़िकल्ट टू डोमेस्टिकेट। याद रखना, इस बी को हम बी कीपिंग में डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, या वो बहुत डिफ़िकल्ट है। दिस बी इज़ फेरोसियस, स्टिंग सेवियरली, कॉजिंग फीवर एंड समटाइम्स इवन डेथ। तो ये हनी बी क्या करती है कि इसका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके काटने से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। ये अटैक करती है माउथ में, टंग के ऊपर यानी जीभ के ऊपर काटने का प्रयास करती है, आँखों पर काटने का प्रयास करते हैं ताकि आँखें ना खुलें और जीभ में स्वेलिंग आए तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से जो ह्यूमन है उनकी डेथ कर देती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से देख लीजिए एक बार। लार्जेस्ट हनी बी है, लार्ज ओपन कॉम्ब, ट्री ब्रांचेस पर, रॉक्स पर बनाती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी इससे मिलता है और इसके काटने से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। एपिस इंडिका द इंडियन बी।
मीडियम साइज़ की होती है। हाइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल कॉम्ब, यानी कि इसका जो छत्ता होता है उसमें पैरेलली कॉम्ब्स होते हैं। डार्क प्लेसेस में ये अपना बनाती है। याद रखना, अंधेरे में अपना छत्ता कौन सी मधुमक्खी बनाती है? तो एपिस इंडिका डार्क प्लेस में अपना छत्ता बनाती है। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ें याद रखना कि एपिस इंडिका जो कि इंडियन बी है वो डार्क प्लेस में अपना कॉम्ब हनी हाइव बनाती है। दिस बी, एक मिनट, दिस बी इज़ नॉट सो फेरोसियस एंड कैन बी डोमेस्टिकेटेड। तो हम एपिस इंडिका को डोमेस्टिकेटेड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम एक तरह से प्रोडक्शन इसके साथ कर सकते हैं, यानी कि ये डेंजरस नहीं है। नंबर 3 है एपिस फ्लोरिया द लिटिल बी। एपिस फ्लोरिया एक बहुत छोटी मधुमक्खी है। ठीक है, लिटिल बी के नाम से इसको जाना जाता है। स्मॉल साइज़ की होती है। बिल्ड करती है छोटा सा सिंगल कॉम्ब, एक स्मॉल कॉम्ब, कहाँ में? झाड़ियों में और हैजेस में। हैजेस होती है ना जो हम ग्राउंड के चारों ओर लगा के रखते हैं, प्लांट्स की हैजेस, तो उसमें भी अपना छत्ता ये बना लेती है। और हनी इल्ड इसका बहुत कम होता है। ओके, हनी बी का इल्ड इसका बहुत कम होता है। चलो आगे चलते हैं। तो सबसे कम होता है एपिस फ्लोरिया का। एपिस मैलिफेरा द यूरोपियन बी, इसको यूरोपियन बी के नाम से जाना जाता है। होता क्या है? समवाट लाइक द इंडियन बी एपिस इंडिका। तो जो एपिस मैलिफेरा है यूरोपियन बी, ये एपिस इंडिका के जैसे दिखाई देती है। दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये वर्ल्ड के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में होती है। इट इज़ ईजिली डोमेस्टिकेट, और इसको बहुत ईजिली डोमेस्टिकेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप्स के हनी बी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हनी बी की कितनी कास्ट होती हैं, मीन्स कितने टाइप्स के हनी बी होते हैं। तो हनी बी कॉलोनी हैज़ 3 कास्ट। तो फर्स्ट है क्वीन, सेकंड है वर्कर और थर्ड है ड्रोन। तो याद रखना 3 कास्ट ऑफ हनी बी है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन्स। तो सारे पॉइंट मैंने एक एग्जैक्ट वे में लगाए हैं, आप लोग बस अच्छे से स्टडी करो। क्वीन ओनली 1, क्वीन एक होती है और फंक्शनल फीमेल होती है, यानी कि काम करती है। यानी कि काम कैसा? कि रिप्रोडक्शन कर सकती है, सभी को डायरेक्टरेट कर सकती है, निर्देश दे सकती है। वर्कर में क्या होता है कि इनकी संख्या 20,000 to 30,000 होती है, सभी स्ट्राइल होती हैं, यानी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। वर्कर हैं, बस काम करोगे, रिप्रोडक्शन नहीं करोगे। रिप्रोडक्शन का काम क्वीन का है, वो रानी मक्खी करेगी। ठीक है, इसके बाद है ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं और फंक्शनल मेल होते हैं, यानी कि ये ड्रोन्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अवेलेबल प्रायर टू स्वार्मिंग, वही है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए ये ड्रोन्स अवेलेबल रहते हैं। तो क्वीन रिप्रोडक्शन करती है, वर्कर स्ट्राइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, जनन नहीं कर सकती। मेल ड्रोन्स होते हैं, जो ड्रोन है वो मेल होते हैं और रिप्रोडक्शन जनन कर सकते हैं। इसके बाद है क्वीन बी। क्वीन बी यानी रानी मक्खी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। तो क्वीन बी का जो पॉइंट नोट करना है, तो याद रखना परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित मादा है। दैट हैज़ वेल डेवलप ओवेरी, जिसके पास वेल डेवलप ओवेरीज होते हैं। एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जितने भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन अंग में जितने भी अंग होते हैं वो सारे इस क्वीन बी के अंदर होते हैं। सी इज़ लार्जेस्ट इन साइज़, तो रानी मक्खी बड़े साइज़ की होती है। इट्स विंग्स आर स्मॉलर एंड श्रिवल्ड, रानी मक्खी के पंख छोटे होते हैं। तो याद रखना रानी मक्खी के जो पंख हैं वो छोटे होते हैं। इसके बाद ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर इसको कट करो जेड को। इसके बाद है 4 माउथ पार्ट्स होते हैं सकिंग करने के लिए, यानी कि सकिंग मतलब होता है चूसना। चूसने के लिए 4 माउथ पार्ट यानी कि मुंह के 4 भाग होते हैं चूसने के लिए रानी मक्खी के पास। ठीक है, इज शॉर्टर दैन दैट ऑफ वर्कर, जो कि वर्कर मक्खी से छोटे होते हैं। तो याद रखना रानी मक्खी का मुंह वर्कर मक्खी के मुंह से छोटा होता है। नो वैक्स ग्लैंड, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें मोम बनाने वाली ग्लैंड्स नहीं होती हैं। लाइफ फॉर अबाउट 3 to 4 ईयर्स, ये 3 से 4 साल तक जीती हैं। ठीक है, इनका जीवन 3 से 4 साल तक का है। मे ले एग्स एट द रेट ऑफ 800 to 1500 पर डे, और इस रेट के साथ ये अंडे देती है।
तो अगर आपको कोई भी डाउट दिखे या किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आपको हमारी क्लास कैसी लगेगी ये भी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे इस एफर्ट को अपनी रेटिंग ज़रूर देकर जाएं कि क्लास आपको कैसी लगी। सी कैन ले 2 टाइप्स ऑफ एग। ये 2 तरह के अंडे देती है रानी मक्खी, एक फर्टिलाइज और दूसरा अनफर्टिलाइज, यानी कि निषेचित अंडा और अनिषेचित अंडा। तो 2 तरह के एग ये देती है। तो फर्टिलाइज एग क्या करता है, दैट प्रोड्यूस फीमेल। तो याद रखना कि रानी मक्खी का जो निषेचित अंडा है, फर्टिलाइज एग है, वो फीमेल बनाता है, आइदर स्टेराइल वर्कर और फर्टाइल फीमेल्स, यानी कि न्यू क्वींस। जो क्वीन होती है वो तो फर्टाइल होती है, वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, और जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो याद रखना कि जो फर्टिलाइज एग होता है, ओके, जो फर्टिलाइज एग होता है उससे फीमेल बनती हैं, और जो अनफर्टिलाइज एग होता है उससे ड्रोन्स बनते हैं, मेल बनते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं और न्यू क्वींस लार्ज होती हैं। इसके बाद नंबर 2 बात करेंगे वर्कर बी की। तो वर्कर बी में क्या है, वर्कर बीज आर इम्परफेक्टली डेवलप। तो देखो ये पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ठीक है। तो वर्कर अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, और जो क्वीन है वो अच्छी तरह से डेवलप है। और जितनी भी बातें मैंने क्वीन के बारे में बताई वो याद रखना। क्वीन साइज़ में बड़ी होती है लेकिन उसके पंख छोटे होते हैं। क्वीन का जो माउथ पार्ट है वो वर्कर हनी बी से छोटा होता है। ऐसे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखना कि ये इम्परफेक्टली डेवलप फीमेल होती है। दीज आर स्मॉलर दैन क्वीन, और ये क्वीन से छोटा होता है, ठीक है। जो वर्कर है उसका साइज़ क्वीन से छोटा होता है। दीज हैव स्ट्रॉन्ग विंग्स टू फ्लाई, काफ़ी लंबी दूरी तक इनको उड़ना पड़ता है, तो इसलिए इनके फ्लाई जो विंग्स हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। दीज हैव अ लार्ज एंड एफिशिएंट प्रोबोसिस। प्रोबोसिस एक तरह का माउथ पार्ट होता है, मुंह का भाग होता है प्रोबोसिस, जो माउथ के सबसे आगे की साइड होता है। माउथ पार्ट्स पैक्ड टुगेदर लाइक अ थिन ट्यूब। तो याद रखना कि जो वर्कर हनी बी है उसका जो माउथ है वो एक थिन ट्यूब के जैसे होता है, यानी कि वो यहाँ से फूल से जो है नेक्टर को लेती रहेगी। तो जितने भी माउथ पार्ट हैं वर्कर हनी बी के, वो सारे के सारे एक थिन ट्यूब में रहते हैं, और उसकी थिन ट्यूब का काम क्या होता है, सकिंग नेक्टर, यानी कि नेक्टर जो है वो फूलों का रस होता है जिसको वर्कर हनी बी शक करती है, चूसती है। इसके बाद ए वेल डेवलप स्टिंग इज़ प्रजेंट। एक बहुत ही वेल डेवलप स्टिंग डंक इसके अंदर होता है। तो वर्कर हनी बी है जो सबसे ज़्यादा काटती है। याद रखना वर्कर हनी बी सबसे ज़्यादा काटती है। छत्ते से दूर होगी कितने किलोमीटर भी तो तब भी ये काट लेगी। रानी मक्खी जो है वो नियर बाय द हाइव काटती है, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खी छत्ता होता है उसके पास काटती है रानी मक्खी, और दूर काटती है वर्कर बी। हैंड लेग्स हैव पोलन बास्केट फॉर कलेक्टिंग पोलन। तो पोलन जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि प्लांट के मेल गैमेट्स की तरह होते हैं, यानी कि एंथर में पोलन होता है और स्टिग्मा में एग होता है। तो ये पोलन को स्टिग्मा पर लेकर जाते हैं और पोलन के साथ एग मिलकर फिर फ्लावर फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द वर्कर हैव अ लाइफ स्पैन अबाउट 35 डेज़। वर्कर की लाइफ स्पैन 35 डेज़ की होती है। द डिफरेंट ड्यूटीज़ विच दे परफॉर्म एज वाइज आर एज फॉलो। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि किस तरह से एज वाइज इसकी ड्यूटी होती है, यानी कि कितने टाइम पर ये क्या करती है, वर्कर किस टाइम पर क्या करती है। तो ऐसे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो वर्कर हैव लाइफ स्पैन 35 डेज़। 35 डेज़ की लाइफ स्पैन होती है वर्कर की। अब मैं आपको बताऊंगा वर्कर की डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटी। तो यहाँ पर होता है डे 1 to 14, 1 से 14 दिन के बीच ये छत्ते के अंदर एक्टिव रहती है, ठीक है, और सफाई का काम करती है और फीडिंग का, लार्वा फीडिंग का काम करती है। तो जो लार्वा होता है उसको खाने का काम और साफ़ सफाई का काम ये छत्ते के अंदर 1 से 14 दिन के अंदर करती रहती है। जब ये 14 से 20 दिन की होती है, 14 to 20 डेज़ की, तो इसका काम गार्ड की तरह होता है कि छत्ते के बाहर गार्ड की तरह रहती है, और छत्ते का यानी कि जो एंट्रेंस है, जो एंट्री गेट है, उस पर ये गार्ड की ड्यूटी करती है। इस तरह से याद रखना वर्कर का काम आप पढ़ रहे हो। 1 to 14 छत्ते की साफ़ सफाई करती है, 14 to 20 एंट्रेंस गेट पर रहती है, और
21 to 35 फोरेगिंग करती है। फोरेगिंग का मतलब उड़कर जाना और फिर वहाँ से नेक्टर को लाना। कलेक्टिंग द फूड, नेक्टर पॉलन फ्रॉम द सराउंडिंग्स, तो नेक्टर और पॉलन जो है अपने सराउंडिंग्स से लेकर आती है, तो ये इसका काम है। इसके बाद लास्ट बचा है ड्रोन्स। तो ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स आर द मेल, तो ड्रोन्स मेल होते हैं, मेल भी होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं अनफर्टिलाइज एग से। तो याद रखना कि जो अनफर्टिलाइज एग होता है उससे मेल प्रोड्यूस होते हैं। देयर प्रोडक्शन इन द हाइव सिंक्रोनाइज विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्जिन क्वीन। अगर देखो इन्होंने कहा कि इनका जो प्रोडक्शन होता है हाइव का, हाइव के अंदर जो ड्रोन्स मेल्स बनते हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है कि न्यू क्वींस का डेवलपमेंट होता है, यानी कि न्यू क्वींस बनती हैं। ओके। एट द एज ऑफ 14 to 18 डेज़, यानी कि 14 से 18 दिन की उम्र में ड्रोन्स परफॉर्म करते हैं। ड्रोन्स जो है वो दिखाते हैं मेटिंग फ़्लाइट, यानी कि वो मेटिंग फ़्लाइट करते हैं। मेटिंग का मतलब होता है कि अब वो रानी मक्खी के साथ जो है मेटिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलेगी। चेजिंग द वर्जिन क्वीन इन द एयर, तो अब ये क्या करते हैं 14 से 18 दिन की उम्र में ये फ़्लाइट करते हैं, उड़ते हैं और रानी मक्खी के साथ मेटिंग करते हैं। तो आपको दिन याद रखना है 14 से 18 दिन। ड्रोन्स कैन लाइव अप टू अबाउट 60 डेज़, ड्रोन्स जो है वो 60 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। ऑल्दो दे आर स्टंग एंड किल्ड आफ्टर द मेटिंग, और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो ड्रोन्स वो होता है जो मेटिंग के बाद मर जाता है। चलो इसके आगे ये तीनों के डायग्राम हैं। सबसे छोटा वर्कर होता है, ठीक है। चलो आगे देखो अब द बी डांस। बी डांस के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस डांस द मिडिल कोर्स ऑफ द डांस कम्युनिकेट टू अदर बीज द एंगल फ्रॉम द हाइव विद रेफरेंस टू द सन। तो अब देखो इसने क्या कहा है कि बी डांस वो होता है कि जो सन के एंगल के हिसाब से जब बी नाचती है ना, ये देखो क्या होता है कि वर्कर हनी बी की 1 या 2 हनी बी उड़कर जाएंगी दूर, और वो क्या करेंगी, देखेंगी कि यहाँ पर फ्लावर लगा है और इसमें बहुत सारे जो है रस है, नेक्टर है, तो फिर ये वापस उड़कर आएंगी छत्ते के पास। तो छत्ते वाली जो हनी बीज हैं उन सबको डांस करके दिखाएंगे, ऐसे गोल गोल घूम कर दिखाएंगी, कभी ऐसे घूमेंगी, कभी ऐसे ऐसे घूमेंगी, तो अलग अलग तरीके से डांस करके दिखाएंगी। तो ये वाली जो मक्खियाँ हैं, बीज हैं, ये समझ जाएंगी कि ये फूड की तरफ इशारा कर रही हैं कि फूड किस डायरेक्शन में है। टेकिंग ए हिंट, इसमें क्या होता है आगे देखो, 1 मिनट। टेकिंग ए हिंट फ्रॉम दिस एंगल दे हैव टू फ्लाई टू रीच द फूड सोर्स। और क्या होता है कि जो और हनी बीज होती हैं वो इससे हिंट लेती हैं और वो पहुंच जाती हैं फूड सोर्स के पास। तो आगे मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि किस तरह से ये बी डांस होता है, और मक्खियाँ जो हनी बीज हैं वो किस तरह इस बी डांस को देखकर पता लगाती हैं कि फूड किस एंगल में है। तो बी डांस क्यों किया जाता है, तो याद रखना बी डांस फूड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए और फूड की डायरेक्शन का पता बताने के लिए किया जाता है, और फूड किस दिशा में है ये बताया जाता है बी डांस के द्वारा। यानी कि जब मधुमक्खी डांस करती है तो उससे पता लगता है कि फूड किस डायरेक्शन में है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक था बी पास्चुरेज। बी पास्चुरेज क्या होता है? बी पास्चुरेज का मतलब है कि वो प्लांट्स, वो फ्लावर्स जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन मधुमक्खी को प्रोवाइड करते हैं। देखो, द प्लांट्स दैट इल्ड नेक्टर एंड पॉलन आर कलेक्टिवली टर्म बी पास्चुरेज, यानी कि बी का खाना, एक तरह से कह सकते हैं मधुमक्खी का खाना। तो वो प्लांट्स जो क्या करते हैं, नेक्टर और पॉलन ग्रेन मधुमक्खी को प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो कि वो प्लांट्स जो नेक्टर को उत्पादन करते हैं, नेक्टर का और पॉलन ग्रेन का, उन्हें कलेक्टिवली बी पास्चुरेज कहा जाता है। जैसे कि ट्री, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फॉरेस्ट ट्री, तो ये सब इम्पोर्टेंट बी पास्चुरेज हैं। तो याद रखना बी पास्चुरेज में वो प्लांट आते हैं जो हनी बी का जो नेक्टर का और पॉलन का प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद नेक्टर क्या है? नेक्टर एक स्वीट सिक्रेशन है, यानी एक मीठा श्रावण है, ठीक है। स्वीट सिक्रेशन है, मीठा श्रावण होता है किसका? फ्लावर का। इट इज़ रॉ मटेरियल फॉर हनी, तो नेक्टर जो है हनी का रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। तो हनी बनाने के लिए नेक्टर की ज़रूरत होती है, तो नेक्टर एक रॉ मटेरियल होता है किसका? हनी का। इसके बाद पॉलन प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर द मेजर फूड ऑफ द ब्रूड।
ब्रूड, देखो ब्रूड होता है एक तरह से हम आपको कह सकते हैं कि जहाँ पर मधुमक्खी का बहुत सारा जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, तो उस एरिया को ब्रूड कहते हैं, ठीक है, उस जगह को ब्रूड कहते हैं, यानी कि उनके नंबर्स को ब्रूड कहते हैं, जो बहुत सारी हनी बीज होती हैं। तो पॉलन प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, जो कि एक मेजर फूड होता है ब्रूड का। ब्रूड होता है पॉपुलेशन ऑफ हनी बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी डांसिंग के बारे में बताता हूँ आपको कि अगर हनी बी इस तरह से डांस करती है कि पहले एक बार इधर को आई, फिर इधर को, फिर इधर को आई, फिर इधर को, फिर इधर को आई, फिर इधर को, लेकिन वो टिल्ट है, हल्की टिल्ट है, तो वो बताएगी कि देखो, वो बताएगी कि फूड कहाँ पर है। तो फूड 45 के एंगल पर है। अगर वो ऐसे डांस करे आकर उनके पास, ऐसे ऐसे, तो बताएगी फूड जो है 90 डिग्री डायरेक्शन में है। अगर वो इस तरह से करेगी इधर को, तो बताएगी फूड जो है वो 120 एंगल डायरेक्शन में है। तो ये सब सन के थ्रू होता है, यानी कि सन के एंगल से वो उसका आइडिया लगाती हैं। लो जी, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी एपीकल्चर के बारे में। ये क्वीन रानी मक्खी है, एक देती है अनफर्टिलाइज एग और एक ये देती है फर्टिलाइज एग। तो अनफर्टिलाइज एग के बारे में सुन लो। अनफर्टिलाइज एग से हैच इनटू लार्वा, तो अनफर्टिलाइज एग जो है अब लार्वा में हैच हो गया है, यानी कि लार्वा स्टेज में चला गया है। अब क्या होता है, जैसे ही अनफर्टिलाइज एग लार्वा स्टेज में गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर फर्स्ट फ्यू डेज फेड ऑन रॉयल जेली। तो स्टार्टिंग में वो लार्वा जो है रॉयल जेली को खाएगा, ठीक है। रॉयल जेली क्या होती है, सलाइवा ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर रॉयल जेली का फॉर्मेशन करते हैं, सलाइवा ऑफ वर्कर, ठीक है। तो वर्कर जो है वो सलाइवा के थ्रू रॉयल जेली का प्रोडक्शन करते हैं। तो याद रखना, रॉयल जेली प्रोड्यूस बाय वर्कर। रॉयल जेली को कौन प्रोड्यूस करता है, वर्कर प्रोड्यूस करते हैं। देन ऑन हनी एंड प्री डाइजेस्टेड पॉलन। देखो यहाँ से जो अनफर्टिलाइज एग है वो लार्वा में बदला, लार्वा के बाद कुछ दिन तक उसने रॉयल जेली को खाया, रॉयल जेली के बाद उसने हनी को खाया, हनी को खाने के बाद उसने प्री डाइजेस्टेड पॉलेंस खाए, फिर वो लार्वा से प्यूपा स्टेज में गया और प्यूपा से वो बन गया ड्रोन। तो अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन ऐसे बनता है। इसके बाद फर्टिलाइज एग के बारे में देखो, ये लार्वा में बदला एग, उसके बाद इसने रॉयल जेली को कुछ दिन तक खाया। रॉयल जेली को खाने के बाद ये दो तरह से बढ़ जाता है। रॉयल जेली के बाद अगर वो हनी को खाने लगे और हनी खाने के बाद फिर वो पॉलन ग्रेन खाए, प्यूपा खाए, तो बनेगा वर्कर। रॉयल जेली के बाद अगर उसने हनी खाया तो बनेगा वर्कर, और अगर वो कंटिन्यू रॉयल जेली खा रहा है तो वो बनेगा क्वीन। तो पॉइंट समझना बस कि अगर फर्टिलाइज एग से लार्वा बनने के बाद और रॉयल जेली को लगातार खा रहा है तो वो बनेगा क्वीन, यानी वो क्वीन बनेगी। और अगर फर्टिलाइज एग से लार्वा बनने के बाद वो रॉयल जेली को खा रहा है, उसके बाद वो हनी को खा रहा है, तो वो उसके बाद प्री डाइजेस्टेड पॉलेंस को खा रहा है, यानी पराग कणों को खा रहा है, तो वो बनेगा वर्कर। तो ये पॉइंट्स थे हमारे, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ बी हाइव। तो सबसे पहला प्रोडक्ट्स है हनी। हनी इज़ अ फूड मटेरियल फॉर द बीज एंड देयर लार्वा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ हनी आर स्टोर्ड इन द हाइव टू मीट द डिमांड ऑफ स्कैरसिटी। देखो ये हम कह सकते हैं कि हनी एक फूड मटेरियल है, तो नॉर्मली इसको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, आगे देखना है क्या है। केमिकली हनी इज़ अ विस्कस वाटर सॉल्यूशन, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। विस्कस वाटर सॉल्यूशन है किसका, शुगर का। इट्स अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन परसेंटेज एज इज फॉलो। वाटर 13 to 20% होता है, फ्रक्टोज 40 to 50%, ग्लूकोज 2 to 3%, मिनरल्स, ट्रेसेस, वाइटामिन्स B1, B2 और C। तो ये सारी चीज़ें हनी बी में प्रेजेंट होती हैं। तो इसके बाद नेक्टर जो है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। नेक्टर जो है डाइसैकेराइड सुक्रोज है। नेक्टर क्या है, डाइसैकेराइड सुक्रोज शुगर है। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड बाय द सैलिवरी अमाइलेज। तो ये हाइड्रोलाइज किससे होता है, यानी कि ये ब्रेकडाउन किससे होता है, एक एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज जो प्रोड्यूस करता है मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। क्योंकि आपने देख लिया फ्रक्टोज और ग्लूकोज ही हनी के अंदर होती हैं, और हनी बनता है किससे, नेक्टर से। तो नेक्टर एक डाइसैकेराइड सुक्रोज है जो कि सैलिवरी अमाइलेज से हाइड्रोलाइज होकर मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। बी वैक्स। बी वैक्स सिक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड।
और आपने पढ़ लिया था कि क्वीन मक्खी में यानी क्वीन रानी जो बीज है उसमें वैक्स ग्लैंड नहीं होती है। तो बी वैक्सेस इज सिक्रेटेड बाय द वैक्स ग्लैंड लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लास्ट 4 एब्डोमाइनल। पॉइंट याद रखना, एब्डोमाइनल पार्ट जो होता है मधुमक्खी का पेट वाला हिस्सा, तो उसके लास्ट 4 सेगमेंट में 4 to 7 तक, 4, 5, 6, 7, और ये किसके अंदर होता है, वर्कर बी। तो बी वैक्स प्रोड्यूस बाय वर्कर बी। दिस वैक्स इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बी कॉम्स। तो इसका यूज़ ये बी कॉम्स को बनाने में करते हैं। इन विच द कॉलोनी ऑफ द बीज डेवलप, जिसमें कि बी की कॉलोनी डेवलप होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एपीकल्चर का सेशन था। तो आप सभी को ये सेशन कैसा लगा, कितनी चीज़ें आपको समझ आई, कहाँ पर आपको डाउट है और क्या कितना हेल्प आपको इसे पढ़ने के बाद मिला, तो ये सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर किसी टॉपिक पर, अपना स्पेशल टॉपिक पर कोई क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ बायोलॉजी क्लासेस को सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इसके बाद हम एपीकल्चर का जो है एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद लैग कल्चर, और फिर लैग कल्चर का एमसीक्यू, फिर सेरीकल्चर का एमसीक्यू। तो एपीकल्चर, लैग कल्चर, सेरीकल्चर ये आपके AAO के कॉमन सिलेबस में है। तो यहाँ से हमने स्टडी किया है टोटल एपीकल्चर, तो इसमें से लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो वीडियो क्लास, तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा ये एफर्ट आपको कैसा लगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट द बायोलॉजी क्लासेस एंड लाइक द बायोलॉजी क्लासेस। ओके।